हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जेएनएमटी। दोस्तों, मैं आज इस सेशन में क्लास 12th का फिजिक्स का कुछ चैप्टर बच गया था, उसी को लेकर आया हूं। और ये 12th चैप्टर है और आगे एक दो चैप्टर और है, 13 और 14। तो हम उसको भी पूरा करा ही देंगे। ठीक है। तो आइए चलते हैं रिवीजन में, है ना। हम लोग रिवीजन मोड में ही थे, तो चलिए आइए रिवीजन करते हैं 12 नंबर चैप्टर के, जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? नाम है परमाणु एवं नाभिक, है ना। परमाणु एवं नाभिक नाम है, उसी को हम लोग आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए आइए, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन ए में है टी ए इज इक्वल टू लेमडा बाई 1 0.6931। बी में है टी ए इज इक्वल टू टी मतलब टाइम इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा, लेमडा क्या है? तरंगदैर्घ्य, है ना। और सी में दिया टी ए इज इक्वल टू 0.6931 लेमडा। डी में है टी ए इज इक्वल टू, ए मीन्स एवरेज मानिए, 1 बाई रेडियो एक्टिव एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा के स्क्वायर। तो इसका पहला का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी टी ए इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा के इक्वल होता है। समझिए। और जो सबसे पहले जो इस चैनल पर आप लोग अगर नए हैं तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात कि 10th का भी सिलेबस, 10th का भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चनों को इसमें अपलोड किया जा रहा है। तो आप लोग को भाई बहन दोस्त रिश्तेदार जितने भी हैं 10th के जो तैयारी में लगल हैं, उनको पर जरूर सेंड करिएगा। ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बोल रहा है कि ए एक्स को ए बाई जेड का अल्फा अक्ष निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है? अल्फा अक्ष कौन निरूपित करता है? चलिए एक साथ देखते हैं। सी भी ऑप्शन है। हाँ, थोड़ा छोड़ा करते हैं ताकि नजर आ जाएगा। कौन निरूपित करेगा? दो का बताइए। पहला में है ए निरूपित करेगा, बी में है एक्स यानी ए देखिए, तीसरा में है सी में और डी में। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? हीलियम 2 4 होता ही है, और वाई ए 4 करेंगे, है ना। इसमें से घटाएंगे ये वाला और ये 2। हाँ, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का 1 सही हो जाएगा, 2 का ये वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये -4 +2 कर दिया तो नहीं होगा। इसमें देखिए -2 लेकिन +4 कर दिया है, यहाँ +4 कर दिया, यहाँ +4, यानी राइट आंसर जो होगा मेरा वो ए वाला हो जाएगा। ठीक है। प्लस है, इसलिए ये नहीं होगा, माइनस होता है, -4 घटता है और Z-2 इक्वल होता है। प्लस ये ची का जानवर करते हैं 2 और ये, ठीक है, द्रव्यमान संख्या वो है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में? 3 में। 3 है कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है। बोर का आवृत्ति शर्त, बोर का नियम आप लोग पढ़े होंगे, है ना। बताइए क्या होगा 3 का? ऑप्शन ए में दिया हुआ है E1 - C2 इक्वल टू हाफ एच भी, बी में है E1 - C2 इक्वल टू एच भी, सी में दिया हुआ एच भी, सी में दिया हुआ E1 - C2 इक्वल टू 3 एच भी, और डी में दिया हुआ E1 - C2 इक्वल टू 3/2 एच भी। तो इसका 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? E1 - C2 जो होता है वो एच भी के बराबर हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग, हाइड्रोजन किसमें? हाइड्रोजन परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का होता है, न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होगा? ऑप्शन ए में h/पाई जूल सेकेंड, बी में है h/2 पाई जूल सेकेंड, सी में है h पाई जूल सेकेंड, डी में है h/h जूल सेकेंड। तो इसका राइट JS जो भी कहिए, इसका सही आंसर क्या हो जाए? 4 का h/2 पाई जूल सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बोल रहा है कि हिडबर्ग नियतांक का मात्रक है। हिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मीटर इनवर्स, बी में दिया हुआ मीटर, और सी में दिया हुआ है सेकंड इनवर्स, और डी में है सेकंड। तो हिडनबर्ग क्या है? इसका होता है मीटर इनवर्स होता है। ठीक है। एक जरूरी सूचना आप लोग के लिए, आप लोग जरूर देखिए। बोल रहा है एक जरूरी सूचना है कि ये डिप्लोमा, जैसे ही आप लोग 12th का एग्ज़ाम फाइनल कर लीजिएगा, तो आप लोग बॉय लोग जितने भी हैं, कोशिश कीजिएगा कि बॉय का डिप्लोमा का फॉर्म जरूर भर दें। और जो गर्ल्स हैं 10th का या 12th का, वो 12th का या 10th का, वो पारा मेडिकल में ज़रूर आप लोग इंट्रेंस इसका भरिएगा। और इस चैनल पे आप लोग को फ्री क्लास, बिल्कुल ही फ्री क्लास दिया जाएगा, फ्री क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। ताकि आप लोग को 100% डिप्लोमा या पैरामेडिकल का इंट्रेंस निकल जाएगा। ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 में। बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर में प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है -13.6 वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसमें दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी? थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, आइए देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है तो क्या है? हाइड्रोजन
परमाणु में प्रथम बोर कक्षा में बोला है ना। तो सबसे पहले फॉर्मूला आप लोग सभी को पता हो, इलेक्ट्रॉन बोर का होता है फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिखे हुए कि माइनस, ऊपर दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर में डालेंगे, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होता है यानी -13.6 बाई एन स्क्वायर होता है, यही हो गया। ठीक है, इस पर कुछ नहीं करना है। क्या बोल रहा है कि दूसरे बोर कक्षा में, कितना बोर कक्षा 2, यानी एन के मान कितना रख देंगे, एन के मान रख देंगे, कितना रखेंगे 2 रखेंगे। तो 2 का रखेंगे तो क्या होगा कि -13.6, नीचे 2 के एन के मान रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा लगभग, इसको काटने पर आएगा लगभग -3.4 के बराबर होगा। इसमें ऑप्शन देख लिए, -3.4 है, माइनस होगा, प्लस नहीं, क्या होगा माइनस, यानी -3.4, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु के मूल्य ऊर्जा स्तर में जो होता है आयनीकरण करता है। ठीक है, परमाणु से बाहर जाने वाले इलेक्ट्रॉन की क्या करना है, गतिज ऊर्जा क्या होगी, माने काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर जाती है ना, परमाणु से बाहर जो जाता है इलेक्ट्रॉन, उसका हम काइनेटिक एनर्जी निकालने हैं। ठीक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, आइए समझ लेते हैं न्यूमेरिकल को। चलिए देखिए 7वां नंबर के 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा का फोटोन, जो है ऊर्जा का फोटोन है, क्या है कितना 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आवेशित ऊर्जा है 16 इलेक्ट्रॉन। क्या आवेशित ऊर्जा, याद रखिए क्या आवेशित ऊर्जा, आवेशित ऊर्जा जो है कितना है, सॉरी, आवेशित ऊर्जा 16 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और क्या आयनन ऊर्जा पता है क्या होता है, आयनन ऊर्जा कितना होता है सभी को पता है, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा का मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ऊपर क्या दिया हुआ है, आयन क्या दिया हुआ है, आवेशित है ना, आवेशित है, हाँ आवेशित ऊर्जा दिया हुआ 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आयनन ऊर्जा का मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक ऊर्जा निकालना है ना, मतलब परमाणु से बाहर जाने वाली इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन से बाहर जो जाएगा, सॉरी परमाणु से जो बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन के उसका गतिज ऊर्जा निकालना है। तो गतिज ऊर्जा जो होता है वह आवेशित ऊर्जा को आयनन ऊर्जा में से, आयनन ऊर्जा को घट मतलब आवेशित ऊर्जा में से आयनन ऊर्जा को घटा देंगे, तो वो मेरा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकाल जाएगा। तो आवेशित ऊर्जा कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। ठीक है, और आयनन ऊर्जा का मान तो पता अभी लिखे 13.6 के बराबर होता है। ठीक है, इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो मेरा आएगा लगभग यानी 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। यही जो होगा काइनेटिक एनर्जी का मान होगा। तो देखिए 2.4 आया है, 2.4 कहाँ है, मतलब डी में है, तो डी मेरा राइट आंसर हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 नंबर में देखिए 8वां नंबर बोल रहा है कि हाइड्रोजन सदृश परमाणु में अवस्था n=4 से n=3 में संक्रमण होने पर परवैंगनी विकिरण प्राप्त होता है। ठीक है, यह संकरण किस से अवरक्त विकिरण प्राप्त होगा, किससे अवरक्त विकिरण प्राप्त होगा। इसको थोड़ा कुछ दिक्कत नहीं है, बनेगा न्यूमेरिकल, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल अब हिसाब बनावे लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत टाइम ले लगेगा, इसलिए इसको हम डायरेक्ट आप लोग का आंसर बताते हैं। 8वां का आंसर होगा डी हो जाएगा, यानी 5 पर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, विक्रम प्राप्त होगा 5 पर 4। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 है, छोटा रहेगा उसको हम सोल्व करते चलेंगे, बड़ा वाला थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अब 9 नंबर देखिए, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमाण किसके व्युत्क्रमानुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती होती है। किसका, ए में ही लिखा हुआ जेड के, बी में लिखा हुआ जेड स्क्वायर के, सी में है जेड इनवर्स के, डी में है जेड -2, जेड के पावर -2 मैंने जेड के पावर -2 के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ही नंबर हो जाएगा, यानी जेड के पावर -2। ठीक है, 10वां में है दिया हुआ कि नाभिक की त्रिज्या की कोटि है, नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होता है, 10 के पावर -14 मीटर होता है, या बी में लिखा हुआ 10 के पावर 15 मीटर, सी में लिखा हुआ 10 के पावर -16 मीटर, डी में है 10 के पावर -18 मीटर। तो इसका राइट आंसर 10 का हो जाएगा ये, यानी 10 के पावर -14 मीटर जो होता हुआ नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11 नंबर में बोल रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण, किसका, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में
जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णन होते हैं वह बल कौन सा बल हो जाएगा। ऑप्शन ए है गुरुत्वीय बल, बी में दिया कूलॉम बल, सी में है चुंबकीय बल और डी में है नाभिकीय बल। तो इसका राइट और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कूलॉम बल कहलाता है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए और बहुत ही जल्द आप लोग कल शायद मतलब आज 20 है, 21 को या 22 को कोशिश करेंगे 21 को आप लोग को केमिस्ट्री का 2019 से 2022 तक का एकदम क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। ठीक है, अब फिजिक्स का भी बहुत जल्द लाएंगे, 1-2 चैप्टर पहले पूरी तरह से करवा देते हैं। तो ठीक है चलते हैं। 12 नंबर है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से, ठीक है, किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो क्या प्राप्त होती है। ऑप्शन ए लाइमन श्रेणी, बी में है बामर श्रेणी, सी में है पाचन श्रेणी और डी में है फुंड श्रेणी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बामन श्रेणी प्राप्त होती है, बामर श्रेणी। ठीक है आगे देखते हैं 13 नंबर में हिडबर्ग नियतांक की बीमा होती है। हिडबर्ग नियतांक के ऊपर हम क्या बताएं, मात्रक बताएं। अभी क्या पूछ रहा है, बीमा पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, मतलब उसको क्या हुआ था, मीटर इन्वर्स हुआ था ना शायद। हाँ तो यहाँ क्या होगा, एल टी तो होगा नहीं, एम होगा नहीं, तो ये मीटर में कोई चीज़ लेंथ से मापते हैं तो लेंथ की इन्वर्स हो जाएगा। कहाँ है इसमें, एम 0 हो गया, टी 0 तो ये एल इन्वर्स यही है, टी टी इन्वर्स है, ये नहीं होगा, ई टी इन्वर्स है, एल एम एल टू है, ये नहीं होगा। ये क्या है, एल टी -2 माइनस एल टी इन्वर्स है, यानी एल इन्वर्स जो होगा वो सही होगा, यानी राइट ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है निम्न में कौन सी श्रेणी जो है, निम्न में कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। निम्न में कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। ऑप्शन ए लाइमन श्रेणी, बी में है बामर श्रेणी, सी में है पास्टल श्रेणी, डी में है ब्रैकेट श्रेणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लाइमन श्रेणी पाई जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस लगभग, देखिए बता देते क्वेश्चन लगभग 50-51 को करके ऐसे ही है। तो आप लोग बने रहिए लगातार, अकबकाइए नहीं, इसका रिवीजन करना ही बहुत जरूरी है। 15 नंबर देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई। हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी किस में, एक्स किरण में, बी में है दृश्य में, सी में अवरक्त में है, डी में पराबैंगनी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पराबैंगनी में जो होता है वह उसमें हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है। नेक्स्ट 16 नंबर बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में, कौन में, nवीं कक्षा में ऊर्जा En इज इक्वल टू -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए यानी n = 2, अभी ऊपर बनाए थे शायद ऐसा क्वेश्चन है ना, ऊपर बनाए हैं क्वेश्चन, दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगा। चलिए इसको थोड़ा सा बनाते हैं, ज़्यादा नहीं। चलिए 16 नंबर है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, ई एन का मान दे दिया है, ई एन का मान इसको नहीं लिखेंगे, खाली बता दे रहे हैं कि ई एन का मान जो है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ई एन का मान दिया है, ई टू का मान हम निकाल देंगे, ई एन का मान दिया है, ई टू का मान निकालेंगे तो क्या होगा बताइए कि -13.6, एन का मान कितना बोल रहा है 2, दूसरी कक्षा में बोल रहा है ना, तो एन का मान हम कितना लेंगे 2 लेंगे, तो 2 के स्क्वायर यानी एन का स्क्वायर हुआ ना है 13 है, एन का स्क्वायर होता है यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है समझ गए। अब क्या करेंगे, ये काट पीट के जो आएगा वो मेरा कितना आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। और इवन का मान निकालना चाहे तो क्या होगा, एन का मान 1 लेंगे, एन का मान जब 1 हम लेंगे, सॉरी एन का मान जब हम 1 लेंगे, एन का मान 1 लेंगे तो ये जो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो खाली कितना बचेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। अब इसको क्या करना है, सिंपल कि क्या निकालना था, आवश्यक ऊर्जा यानी ई का मान इतना लिखिए आप लोग। ठीक है समझ गए, तो हम आगे देखते हैं कि ई का मान हमको ई निकालना है, आवश्यक ऊर्जा एनर्जी का मान ऊर्जा निकालना है। तो क्या करेंगे, यानी E2 में से हम E1 को क्या करेंगे, सिर्फ माइनस यानी घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, E2 हमारा कितना आया था -3.4 और E1 कितना आया था -13.6 आया था, -13.6 आया था, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, -13.6 आया था। अब क्या करेंगे, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जोड़ दीजिए, मतलब प्लस होगा ये माइनस होगा, मतलब 13.6 में से 3.4 घट जाएगा तो कितना आएगा, लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ है से 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ है, यानी ऑप्शन 13.2 बोला ना जी, 13.2 होगा ना लगभग यही। तो देखिए समीप मतलब 13.6 के नज़दीक है ना, 10 पॉइंट ये तो होगा नहीं, 3 पॉइंट समथिंग है, 12 पॉइंट समथिंग है, तो 13.6 के लगभग हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए कि चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगा। अभी तुरंत बनाए हैं लगभग है ना, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। एक में बताया है तो दूसरा में हमको निकालना है, तो दूसरा में निकल जाएगा। एक में 13.6 है, देखिए 13.6 है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बैठाएंगे कि एन बराबर क्या होता है -13.6 बाई एन स्क्वायर। एन का मान 1 ले लेंगे एक बार, और फिर एन का मान 2 लेंगे, दोनों को घटा देंगे। अभी जस्ट बनाए 16 नंबर में, वैसे ही बनेगा। तो इसका राइट आंसर 17 का डायरेक्ट बताते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। इसका मान आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना में 18 में 18 नंबर है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। किसमें अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। ऑप्शन ए है हम्फ्री श्रेणी, बी में है फुंड श्रेणी, सी में है ब्रैकेट श्रेणी, और डी में है लाइमन श्रेणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइमन श्रेणी जो है अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। ऑप्शन ए लाइमन श्रेणी, बी में बामर श्रेणी, सी में है पासन श्रेणी, और डी में है ब्रैकेट श्रेणी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बामर श्रेणी। ठीक है, कौन सा बामर श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट आप लोग से है कि अब 10th का लगातार वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आप लोग अपने भाई दोस्त रिश्तेदार जितने भी है अपने छोटे भाई बहन के पास जिसका एग्ज़ाम 2023 में है उनको पास ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो का लिंक एक बार सेंड कर दिए। आपको क्या जा रहा है, आप लोग आपका तो एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब आप लोग का भी तो लगभग वीडियो अपलोड हो ही रहा है, तो थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए उन लोग का भी और मेरा भी। चलिए 20 नंबर देखिए, सौर ऊर्जा का स्रोत है कौन जो है सौर ऊर्जा का स्रोत है, बताइए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है न्यूक्लियर द्विखंडन, बी में है न्यूक्लियर संलयन, सी में है दोनों, और डी में है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर संलयन होता है ना, सौर ऊर्जा संलयन ना होता है, विखंडन तो बम बारूद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में 6 गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए हर्ट्ज, बी में है मीटर, सी में है प्रति मीटर, डी में है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हर्ट्ज जो होता है 6 गुणांक का ऐसा मात्रक होता है। आगे देखते हैं 22 नंबर में निम्नलिखित में कौन आवेश जो है रहित, आवेश रहित, आवेश नहीं है, मतलब आवेश उसमें नहीं होता, वह कौन सा कण है। ऑप्शन ए अल्फा कण, बी में है बीटा कण, सी में प्रोटॉन, डी में है फोटोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा फोटोन जो है वह उस पर आवेश नहीं होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 23 में बोल रहा है कि अगर r जो है किसी नाभिक की क्या है त्रिज्या है तथा a जो है उसकी द्रव्यमान संख्या है, तो log r के साथ log a का ग्राफ कैसा होगा। log r के साथ log a का ग्राफ कैसा होगा। ऑप्शन ए है एक सरल रेखा, बी में है एक पैराबोला, सी में है एक इलिप्स, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक पैराबोला के आकार का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है थोरियम परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या है ना, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या, परमाणु न्यूट्रॉन निकालेगा तो कुछ नहीं, ऊपर वाला को नीचे वाला से घटा देना है ना, न्यूट्रॉन को, यानी द्रव्यमान संख्या 230 में से क्या घटा देना है 90 घटाना है ना, हाँ 230 में से 90 को घटा देना है। तो कितना आएगा 230 में से 90 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि 140 के बराबर हो जाएगा ना, मतलब बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 140 होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है एक रेडियो एक्टिव नमूने की अर्ध आयु जो है टी 1/2 का मान जो है 10 घंटा है। इसकी क्या एवरेज आयु, मतलब एवरेज आयु पूछ रहा है कितना होगा। चलिए इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम इसको बोले ना कि जो छोटा छोटा न्यूमेरिकल रहेगा उसको हम कोशिश करेंगे कि हम बना लें, आप लोगों को बनाकर बता दें। तो टी 1/2 का मान तो दिया हुआ है, समझिए कितना है, याद रखिएगा T1/2 का मान दिया हुआ है 10 घंटा, कितना 10 घंटे। अब क्या हमको निकालना है, इसकी एवरेज आयु, मतलब एवरेज टाइम निकालना है। तो निकाल लीजिए कि हम फॉर्मूला जाते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है log E2 बाय क्या होता है टाइम हाफ। ठीक है, अब हमको एवरेज औसत टाइम निकालना है, आयु मतलब एवरेज निकालने के लिए बोला है, तो लैम्डा इज इक्वल टू तो लिख ही दिए,
आप क्या करेंगे कि लैम्डा का मान यानी लॉग 2e का सभी को पता हो कि log 2e का मान होता है कितना होता है 0.693 के बराबर होता है। बाई टी हाफ का मान दिया हुआ है 10, तो 10 हम लिख देंगे। ठीक है, अब 10 लिख दिए। अब टाइम एवरेज टाइम निकालना है मेरा, कितना निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज टाइम। चलिए यहाँ तक आप लोग लिखिए, हम आगे करते हैं। यहाँ तक आप लोग कंफर्म कीजिए, इतना लैम्डा का मान इतना आ गया, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसी को बनाते हैं। अब इसको क्या करेंगे कि टाइम एवरेज मतलब एवरेज टाइम निकालना है, टी एवरेज निकालना है ना, औसत आयु निकालना है। औसत आयु माने एवरेज आयु है, टाइम बोलिए जो भी बोलिए, है ना, एवरेज आयु औसत टाइम। ठीक है, चलिए निकालिए। तो क्या होगा, इसको फॉर्मूला होता है 1/λ, 1/, तो लैम्डा का मान अभी आया था, तो बस कुछ नहीं करना है, कछु नहीं करना है, सिर्फ लैम्डा का मान रख देना है और टी एवरेज निकाल लेना है। तो लैम्डा का मान आया था, कितना आया था कि 0.6, लैम्डा का मान क्या था 0.693/10, तो 10 नीचे लैम्डा आ गया ना, तो 10 ऊपर चल जाएगा आप, है ना, और नीचे आ जाएगा 0.693। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको चुपचाप काट छाट कर देना है। ऊपर कितना चल जाएगा 1 2 3 गो, इसको काट छाट करिएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा टी एवरेज का जो मान होगा वह हो जाएगा लगभग 14.43 घंटे के बराबर हो जाएंगे। तो देखिए कहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है 40.43 यानी 4, यानी ए नंबर ऑप्शन में मेरा दिया हुआ है, अर्थात सही हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिणाम की कोटि है। यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिणाम की कोटि क्या है। ऑप्शन ए में है 10⁻30 kg पर मीटर क्यूब, बी में है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, सी में है 10⁻14 kg पर मीटर क्यूब, और डी में है 10⁻11 kg पर मीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का राइट आंसर 10⁻17 kg मीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। 27 नंबर में देखिए बोल रहा है हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम अभी बताएं, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, बताइए। 27 नंबर के ऑप्शन ए है केवल नाभिकीय विखंडन पर, बी में है केवल नाभिकीय संलयन पर, सी में है विखंडन और संलयन दोनों पर, और डी में है इनके त्वरण के परिमाण बराबर होंगे। चलिए 27 का आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय हाइड्रोजन बम क्या किस पर पता है, लगता है नाभिकीय विखंडन पर ना होगा, और सूर्य है नाभिकीय संलयन पर, ये सूर्य होता है शायद, है ना, सूर्य जो है नाभिकीय संलयन पर है आधारित, और हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय विखंडन पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यही होगा शायद, कन्फ्यूजन क्या है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है किससे, कैसे, नाभिकीय विखंडन से, बी में नाभिकीय विघटन से, सी में नाभिकीय में रासायनिक क्रिया से, और डी में नाभिकीय संलयन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन से। ऊपर बताया ना, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन बम में, परमाणु बम में इस समय जो होता है क्या नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 नंबर में थोड़ा सा डिस्टर्ब क्या है, चलिए 29 नंबर में देखते हैं कि नाभिकों के मिलने से, किसको, नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, बी में है नाभिकीय विघटन, सी में दिया है श्रृंखला क्रिया, और डी में है तत्वांतरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का राइट आंसर हो जाएगा ये, इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। किसके, नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को नाभिकीय संलयन बोलते हैं। चलिए 30 नंबर में देखिए, 30 नंबर बोल रहा है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में ये ऑप्शन ए है एक भारी नाभिक स्वयं ही 2 टुकड़ों में टूट जाती है, बी में है उष्मीय न्यूट्रॉनों की बीमारी से एक हल्का नाभिक टूट जाता है, सी में है उष्मीय न्यूट्रॉनों की बीमारी से एक भारी नाभिक टूट जाता है, डी में है 2 हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक तथा अन्य संभव उत्पादों का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नाभिकीय संलयन जो है वह 2 हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक तथा अन्य संभव उत्पादों का करता निर्माण करता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में अल्फा कण क्या है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन है, बी में हीलियम या का परमाणु है, सी हीलियम का नाभिक है, डी में है हाइड्रोजन का नाभिक है। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी हीलियम का नाभिक है। कौन, अल्फा कण जो है वो हीलियम का नाभिक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि बीटा किरणें होती है तीव्रगामी
कैसा होती है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, बी में है न्यूट्रॉन, सी में है इलेक्ट्रॉन, डी में है ऋणायन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। बीटा किरणें होती है तीव्रगामी किसका? इलेक्ट्रॉन से, है ना। चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। देख रहे हैं, मतलब कोई बकवास, कोई झंझट नहीं, बस हम लोग सिर्फ रिवीजन मोड में हैं। हम बकवास करने यूट्यूब पर नहीं, बल्कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने आए हैं। तो आप लोग एक बार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब फिलहाल बोल रहे हैं कि 10th का चालू हो रहा है, तो उसको 10th के बच्चों के साथ ज़रूर भेजिएगा, और चैनल को और लिंक को, वीडियो लिंक को, और जो भी मतलब भाई बताएं ऊपर भी कि वीडियो डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा उसी को बोलते हैं, या पैरा मेडिकल तैयारी करना चाहते हो, उसका भी वीडियो भी बहुत ही जल्द अपलोड होगा। पहले आप लोग 12th का एग्जाम तो दे लीजिए, है ना। चलिए 33 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्व है? किसके लिए जो है, मतलब किसका जो है भेदन क्षमता अधिक होता है, महत्व होता है? ऑप्शन है अल्फा किरणें का, बी में कैथोड किरणें का, सी में है एक्स किरणें का, डी में है गामा किरणें का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरणें का जो है भेदन क्षमता बहुत ही अधिक होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। बोल रहा है कि निम्नलिखित में मूल कण नहीं है। कौन जो है मूल कण नहीं है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, बी में प्रोटॉन, सी में अल्फा कण, डी में इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा कण जो है मूल कण नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बोल रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें यानी कंट्रोल रैड जो होता है किससे बनी होती है? ऑप्शन ए कैडमियम की, बी में यूरेनियम की, सी में ग्रेफाइट की, और डी में है प्लूटोनियम की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैडमियम की बना होता है क्या? कंट्रोल रैड है किसमें? नाभिकीय रिएक्टर में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 का क्वेश्चन है कि 10 एनी तो है 10 पर, है ना, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या दिले है। ऊर्जा अवशोषण करने के बाद 2 अल्फा कणों तथा एक अज्ञात नाभिक में क्षय हो जाता है। तो अज्ञात नाभिक कार्बन हो जाएगा, और है ना कार्बन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा डायरेक्ट ए डालेगा, ठीक है, उसको हम कार्बन, हालांकि न्यूमेरिकल के थ्रू बन सकता है, ऐसा ना कोई बात भारी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर बोल रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? ऑप्शन ए कुल आवेश, बी में रेखीय संवेग, सी है कोणीय संवेग, और डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी संरक्षित रहता है, कुल आवेश भी, रेखीय संवेग भी, कोणीय संवेग भी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कण जो है अस्थायी होता है? अस्थायी नहीं बोला, अस्थायी बोल रहा है, ठीक है। ए में है न्यूट्रॉन, बी में है प्रोटॉन, सी में इलेक्ट्रॉन, डी है अल्फा कण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि न्यूट्रॉन जो है अस्थायी है ना, न्यूट्रॉन अस्थायी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन के बीच कार्यकारी बल है। केवल विद्युतीय बल होता है, बी में केवल नाभिकीय, सी में दोनों, या डी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, है ना, केवल विद्युतीय भी है और नाभिकीय भी है। किसके? नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन के बीच कार्यकारी बल जो होता है विद्युतीय और नाभिकीय में भी नाभिकीय होता है। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। 40 नंबर बोल रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या Z है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या A है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन माइनस कर देंगे, है ना, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या माइनस कर देंगे, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 40 का सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 41 में। कौन सा कथन जो है सही है? ऑप्शन कथन ए है, ए में है बीटा किरणें कैथोड किरणें के समान है, बी में है गामा किरणें उच्च ऊर्जा का न्यूट्रॉन पुंज है, सी में है अल्फा कण एकल आयनिक हीलियम परमाणु है, डी में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान ठीक समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा किरणें जो है कैथोड किरणें के समान है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 हो गया 42 में। 42 नंबर है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है, उससे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए औसत आयु, बी में है अर्धायु, सी में है क्षय नियतांक, और डी में है आवर्तकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धायु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? अर्धायु। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ 16 दिन में प्रारंभिक मात्रा का 25% रह जाता है। कितना परसेंट रह गया? 25% रह जाता है। तो इसको रह जाता है तो कितना दिन, है ना, मैंने कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ 16 दिन में प्रारंभिक मात्रा का कितना 25% रह जाता है, मतलब कितना 16 दिन में 25% रह जाता है,
तो उसका टोटल जो है टी हाफ आधा दिन में कितना रहेगा, पूरा क्वेश्चन है ना दिया है। देखिए 16 दिन में प्रारंभिक मात्रा का माने शुरू में 1 है, उसका प्रारंभिक मात्रा का 16 दिन में 25% माने 1/4 रह जाता है। तो ये कितना दिन में रहा, 1/4 रह जाता है 16 दिन में। तब पूरा दिन खोज रहा होगा, नहीं आधा दिन खोज रहा होगा, मतलब 8 दिन होगा इसमें, ठीक है। मतलब 1/4 हो ही गया है ना। तो टाइम 16 दिन ले रहा है, यहाँ टाइम यहाँ 16 दिन ले रहा है। 16 दिन में 25% माने 16 दिन में 1/4%, 16 दिन में 1/4%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टी का 16 मान दिले है, तो हाफ के लिए डबल करेंगे तो 1/2 के बराबर है ना। अब इसको क्या करेंगे, ये टी दिले है यानी 16 दिले है, तो 16 इक्वल टू ये इतना, तो काट दीजिए यानी 8, यानी टी टाइम अर्धायु के लिए क्या हो जाएगा, T1/2 T1/2 के मान हो जाएगा क्या, 8 दूनी 16 यानी 8 हो जाएगा, यानी ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नॉर्मल है, बस कंसेप्ट समझिए, आंसर पाइए। नाभिक का घनत्व लगभग होता है, सभी को पता है नाभिक का घनत्व कितना होता है, ऐसा बताइए। ऑप्शन ए में दिया 2.29 × 10⁻⁷ kg मीटर इनवर्स। अब बी में है मीटर माइनस क्यूब है, बी में है 2.29 × 10⁻⁷ kg मीटर माइनस 3, और सी में है 2.29 × 10⁻17 kg मीटर माइनस 3, डी में है 2.29 × 10⁻17 kg मीटर माइनस 3। तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 2.29 ये जो है घनत्व मतलब नाभिक का घनत्व होता है 2.29 × 10⁻17 kg मीटर माइनस 3, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, बस थोड़ा सा और है, बने रहिए, 4-5 क्वेश्चन और होगा। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितने, किसका से, नाभिक से जब अल्फा कण का उत्सर्जित होता है तब उस पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। ऑप्शन ए 1 से, बी में 2 से, सी में 3 से, या डी में 4 से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से, सॉरी क्या से, 2 से अल्फा कण, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। निम्नलिखित देखिए इस क्वेश्चन सब बता रहे हैं, बहुत ही लाजवाब 2023 के व्यू से, एग्जाम के व्यू से बहुत ही लाजवाब क्वेश्चनों को हम बताए हैं। तो जितना जल्द हो सके, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग क्वेश्चनों का रिवीजन कीजिए, और हर चैप्टर से डाला हुआ कहाँ से पूछेगा महाराज, है ना। और कोई 20 मिनट की वीडियो डाल दे रहा है, उससे क्या फ़ायदा यार, 10 क्वेश्चन बताएगा सही से, वो आएगा या नहीं हो। लेकिन यहाँ हम पार्ट बाई पार्ट या सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट या तो कहिए चैप्टर वाइज चैप्टर हम डाले हैं, लगभग 20, 25, 50, 100 क्वेश्चनों को डाले हैं। तो आप एक बार जरूर इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ तो अभी नहीं है, शायद कोशिश करेंगे 5 सेट उसका भी तैयार करें। फिलहाल जो है आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए। 46 में है, निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थायी कौन है। सबसे कम अस्थायी दिया हुआ है, एगो हीलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फेरस ये लोहा है। तो इसमें से चूज करना है कि सबसे कम अस्थायी कौन है। तो सबसे कम अस्थायी बताते हैं कौन है, 46 के सबसे कम अस्थायी हो जाएगा हीलियम, है ना, छोटा सबसे ही है, मतलब हीलियम कम अस्थायी हो जाएगा, जो जैसे इंक्रीज करता चल जाएगा वो सबसे ज़्यादा अस्थायी वाला हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए जो है कौन सा संबंध सही है। पहला है अर्धायु इक्वल टू औसत आयु, बी में है अर्धायु इक्वल टू 2 × औसत आयु, सी में है अर्धायु इक्वल टू 1.6931 × 10 औसत आयु, डी में है अर्धायु इक्वल टू 0.6931 × 10 औसत आयु। तो इस पर 47 का भी हम आप लोग को न्यूमेरिकल भी बताएं, इस पर क्या अर्धायु इक्वल टू टी हाफ इक्वल टू होता है टी एवरेज निकाले थे ना हमको, आप लोग को बताया ना कि टी 1/2 और क्या 0. सॉरी मतलब अर्धायु निकालें, अर्धायु हाफ टाइम टी 1/2 निकालेंगे तो 0.6931 × टी एवरेज के बराबर होगा, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन सही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में, A1 MU बराबर A MU, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, हो सकता है 2023 में पूछ देगा। ऐसा बहुत क्वेश्चन बताए हैं जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें इस सब कितना मराते चले भी है, इसलिए आप लोग रिवाइज कर लीजिए, आप लोग खुद से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 1 AMU बराबर किसका होता है। ऑप्शन ए है 1.6 × 10⁻27 kg, बी में है 1.6 × 10⁻27 kg, सी में है 1.6 × 10⁻31 kg, डी में है 1.6 × 10⁻19 kg। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1.1 MU जो बराबर होता है 1.6 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में,
निम्नलिखित में कौन समीकरण जो है सही है, इसका सही निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है? यूरेनियम 92 238 इतना 92 238 ये तो सब सेम है ना। थोरियम देखिए, ये यूरेनियम यहाँ हीलियम 24 90 234 90 234 हीलियम 24 और ठीक है ना 92 238। इसमें देखिए ये थोरियम 90 239 24 92 2 सही बोला है ना, हाँ 92 238 90 242 ये तो होगा नहीं, 239 ये भी नहीं होगा। और कहाँ बच गया 92 238 यूरेनियम, यानी बी या ये होगा, दोनों ये होगा, हो सकता है ना, बी या ये भी हो सकता है, दोनों सेम ही दिया हुआ है ना जी। चलिए 2 और 1 दोनों सही हो सकता है, 32 90 34 यानी 2 सही हो, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 50 में चलते हैं। अर्धआयु काल टी हाफ का फॉर्मूला अभी आप लोगों को जस्ट बताए हैं, क्या होता है? टी एफ हाफ इज इक्वल टू होता है टी हाफ इज इक्वल टू, बड़का लिखिए छोटका लिखिए, हाफ 0.6 से 0.6931 भी कहिए बाई लैम्डा के बराबर हो जाता है, यानी एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 50 के। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। 51 में चलते हैं कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं। ऊपर ऐसा देखिए रिपीट कर दिया ये वाला क्वेश्चन को, तो ये है ना द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या घटा देंगे तो मेरा क्या लगेगा, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस सेशन में इतना ही। अगला चैप्टर जो है अर्धचालक युक्तियाँ है ना, सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट से आएगा। और एक चैप्टर और उसको शायद नाम है संचार तंत्र, शायद ऐसा ही कुछ नाम है, 14 नंबर चैप्टर का नाम है संचार तंत्र, तो उसको भी हम बहुत ही जल्द करा देंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।